ये वो चैप्टर है जिसके बारे में तुम पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हो, और बस हम इसीलिए कोशिश करेंगे कि हम फास्ट जाएं, है ना। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity, periodicity in property, periodicity and periodicity in properties, properties। ठीक है, देखो जरा चैप्टर के वर्ड्स को यदि हम ध्यान से देखें, चैप्टर के वर्ड्स को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें एक या दो कीवर्ड दिखते हैं इसके अंदर। क्या कीवर्ड्स हैं? ध्यान से देखो। पहला क्या है? क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कीवर्ड जो दिखता है हमें वो क्या है? क्लासिफिकेशन। सेकंड कीवर्ड जो हमें दिखता है वो क्या दिखता है? प्रॉपर्टीज। और बाकी वर्ड्स से तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, एकदम हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो यदि हम बात करें चैप्टर के नाम में जो दो कीवर्ड है, फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज पीरियोडिसिटी। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन होता क्या है और पीरियोडिसिटी होती क्या है? पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। बताओ क्लासिफिकेशन क्या होता है? बताओ बेटा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? डिवीजन करना। और बताओ क्या होता है? क्लासिफिकेशन का एक बोल रहे हो डिवीजन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेम। डिवीजन कई बेसिस हो सकते हैं, डिवीजन के कई बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि नेम, वेट, वेट, नेम, वेट, और नेम हो सकता है, वेट हो सकता है, मास तो वही चीज़ है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है। क्या हो सकता है? केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा तुम देखोगे तो ये भी हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करें हम, इसके बेसिस पे करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करें, है ना। तो डिवीजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम, वेट, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। और बताओ क्लासिफिकेशन से और कोई वर्ड के समझ में आता है क्या? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वर्गा टाइप भी कर दो यार, बताओ बताओ भाई, क्लासिफिकेशन से और कुछ समझ में आता है कि क्लासिफिकेशन और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, क्लासिफिकेशन का मतलब ही डिवीजन होता है। और ये डिवीजन किस चीज़ में हो सकता है? ये हो सकता है नेम के बेसिस पे, ये हो सकता है वेट के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, है ना। या और कुछ सोच सकते हो तो बताओ, कुछ भी जनरल सोच लो। वैसे तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ये जो तुमने बताया, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है ये 100% करेक्ट है, सही है कि भाई ये डिवीज़न होता है और डिवीज़न का बेसिस कुछ भी हो सकता है। बेसिस आप फला 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 समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बताओ पीरियोडिसिटी क्या होता है? इन जनरल क्या समझते हो? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जो भी समझते हो बताओ। पीरियोडिसिटी से क्या समझते हो? बताओ। पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक इंग्लिश का वर्ड है ना, पीरियोडिक। क्या मतलब है पीरियोडिक? जो रेगुलरली होता हो उसे ही बोलते हैं ना पीरियोडिक। तो क्या होता है? विच हैपन रेगुलरली। रेगुलरली बोलो या इसको बोलो स्पेसिफिक इंटरवल, स्पेसिफिक इंटरवल, स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। ये कैसे हैपन होता हो? रेगुलर होता हो या तो क्या होता हो? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम पर होता हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? या तो रेगुलर होता हो या तो स्पेसिफिक टाइम पर होता हो, उसी को पीरियोडिक बोलते हैं ना। पीरियोडिसिटी मतलब यही होता है, इट इज द कांस्टेंट ट्रेंड, कांस्टेंट या फिक्स, कांस्टेंट या फिक्स ट्रेंड, ट्रेंड इन, बोला ही है प्रॉपर्टीज। ट्रेंड मतलब क्या होता है बताते हैं। इट इज कांस्टेंट और फिक्स ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड का मतलब है कि हमें पता है कि इतने इतने मॉलिक्यूल के बाद, इतने एटम के बाद, या इस पीरियड में या इस ग्रुप में ये प्रॉपर्टीज ही शो होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। कैसी? कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। तो हमें ऑलरेडी पता रहता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि हम पीरियड्स की बात करें या तो हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करें या हम पीरियड्स की बात करें, तो इनमें क्या होंगे? प्रॉपर्टीज सेम होंगे, है ना। इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है ना, कांस्टेंट या फिक्स ट्रेंड, कांस्टेंट या फिक्स ट्रेंड शो होगा। यदि कांस्टेंट या फिक्स ट्रेंड शो हो रहा है ना डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि ग्रुप 1 की हमें प्रॉपर्टी पता होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमें क्या है उसकी पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कोई दिक्कत परेशानी? चाहो तो रफली से नोट कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10th क्लास में चैप्टर पढ़ रखा है और काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे उसको, ठीक है। और जो 12th के अंदर हमें जो 11th के अंदर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। कई लॉज ऑलरेडी तुम पढ़ के आए हो,
इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए कई लॉज हैं, है ना, एक एक करके समझेंगे। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंजमेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसे कहेंगे ना जो लिविंग बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स उनको स्टडी करता हो, या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को स्टडी करता हो। और मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टडी करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। इसमें ट्रेंड की बात की गई है कि भाई ये ग्रुप क्या ट्रेंड शो करेगा, और क्या बोलते हैं क्या मेटेलिक कैरेक्टर में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, उसके बाद ये ग्रुप कैसा रिएक्ट करेगा, क्या बोलते हैं यदि हम इसको एसिड से रिएक्ट करा दें, यदि हम इसको बेसिस से रिएक्ट करा दें, तो ये बताएगा कि इस ग्रुप में मेटल कहाँ मिलेंगे, नॉन मेटल कहाँ मिलेंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी कि बढ़ेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी घटेगी कि बढ़ेगी, ऑक्साइड्स के कैसे बनेंगे, है ना। तो ये कुछ और है, ये ब्रॉड प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या करा है, क्लासीफाई करा है, अरेंज करा है एटम्स को, जो जो नए एटम मिल रहे हैं ना उनको अरेंज करके पढ़ रहा है। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल नहीं पढ़ रहे, कंपाउंड कोई नहीं पढ़ रहे, हम बस उनको उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम उसको सजा रहे हैं किस फैशन में, पीरियोडिक फैशन में सजा रहे हैं। पीरियोडिक फैशन क्या होता है, कांस्टेंट या फिक्स ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़। अब कोई बात करे कि भैया ये तो बता दो यार प्रॉपर्टीज़ क्या बोलना चाहते हो, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रॉपर्टी बोली। किसी ने वेट के बेसिस पे किया, किसी ने मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे किया, किसी ने ऑक्साइड्स के बेसिस पे किया, है ना, किसी ने क्या किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया, है ना। कोई कर रहा है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, कोई कर रहा है वेट के बेसिस पे। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे कर रहा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी का वो ट्रेंड लाना चाहता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी का ट्रेंड ढूंढ रहा है। ठीक है, आई बात समझ रही है, क्लियर है। 11th की बात करी जाए तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 11th की बात करें तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। टोटली हम एस ब्लॉक 11th में ख़त्म कर देते हैं, ये डन होता है 11th क्लास में। लेकिन जब बात करते हैं ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब ये क्या होते हैं, ऐसा मत बोलना भैया क्या बोल रहे हो आप, बिल्कुल नया है, सुना है ना, सुनो ही, इस चैप्टर में इंट्रो करेंगे पूरी तरह से। बी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें ना यदि हम, तो ये तुम्हारे 12th के लिए छोड़े गए हैं, ये दोनों चैप्टर 12th के लिए। इसका सिर्फ इंट्रो है, असल में इसके हमारे पास टोटल 6 ग्रुप हैं, तो 13 और 14 ग्रुप यही पढ़ते हो मेरे ख्याल से। 11th में आधा चैप्टर है, 12th में बाकी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल तुम ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करते हो 12th क्लास के लिए। देखो तुम सब 10th में पढ़ के आ रहे हो चैप्टर, पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, पढ़ा है तो मेरा साथ दो, और साथ ऐसे दो कि बताओ कौन कौन से क्लियर लॉ थे, कौन कौन से लॉ पढ़े हैं इसमें। क्लासिफिकेशन को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर हमने कौन कौन से लॉ पढ़ रखे हैं बताओ। फ्रोबेनियस लॉ, फ्रोबेनियस राइट, बताओ भाई कौन कौन से लॉ पढ़े, एक एक करके कंप्लीट करेंगे फिर बताओ। नंबर 1 डोबेरियस ट्राइड, क्या पढ़ा हमने, डोबेरियस ट्राइड। नंबर 2 क्या पढ़ा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। और बता दो क्या पढ़ा, और बताओ। डोबेरियस पढ़ा हमने, ऑक्टेव पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा बताओ। और कुछ बुक में ख्याल से दे नहीं रखा होगा, अदरवाइज हमारे पास और थे, इसमें सीधे दे दिया है मेंडलीव्स लॉ, लेकिन इसके बीच में 1-2 लॉ और थे, 11th में डिस्कस नहीं करा है, अच्छी बात है। और है बीच में, हाँ 10th में इधर, बट और लॉ है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे हम बात करें तो क्या बात करते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या थी, लैंडमार्क थी। इनके बाद सबसे मॉडर्न जितने लॉज थे उन सबसे मॉडर्न लॉ दिया था मेंडलीव ने, और ये फ्यूचरिस्टिक लॉ था, फ्यूचरिस्टिक टेबल थी या फ्यूचरिस्टिक क्या था, ये फ्यूचरिस्टिक टेबल या फ्यूचरिस्टिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट की, हाँ प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक क्लासिफिकेशन थी, कैसे थी ये क्वेश्चन आता नहीं था, ठीक है, मेरे ख्याल से जरूर करके तो नहीं आएगा। और लास्ट में तो है ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लास्ट का लॉ तो पता ही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। हाँ एक से दिया सर हेनरी, सर हेनरी का दिया हुआ लॉ है, और यहाँ तो तुम्हें नाम चल ही रहा है पता, ये मेंडलीव ने दिया, ये न्यूलैंड ने दिया, और ये किसने दिया, डोबेरियस ने दिया, ठीक है। अच्छा चलो, जब इतना पता है तो थोड़ा और बता दो यार, बताओ, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम। लिखना नहीं है, देखो मैं इसमें कुछ नहीं लिखा रहा, मैं इन दोनों में कुछ नोट नहीं करा रहा हूँ, नो नोट मेकिंग,
देयर विल बी नो नोट मेकिंग इन दिस। क्या करोगे नोट, कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें नोट मेकिंग नहीं होगी। न्यू लाइन में नोट मेकिंग, न्यू लाइन सॉरी पीरियोडिक टेबल में लॉ लिखना है, मॉडर्न में भी लॉ लिखना है। सर हेनरी ने दिया है ये, और ये पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। इसके हमें कुछ पॉजिटिव्स लिखने हैं, जिनके हमें कुछ नेगेटिव्स लिखने हैं। इसमें कुछ नेगेटिव लिखना नहीं है, बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ पढ़ लेना है। लॉ पढ़ने के बाद लॉ पेपर में आ जाता है स्टेट करने के लिए, लॉ पढ़ लेना है। हाँ हाँ वही बस वही लॉ है ना कि द पीरियोडिक टेबल इज अ एलिमेंट इज इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस एटॉमिक मास, कैरेक्टर ऑफ द एटम्स आर पीरियोडिक फंक्शन, है ना, वही है। तो और उसके बाद में क्या बोल रहा था, उसके बाद इसके बाद जो मेजर टॉपिक हमें पढ़ना है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जस्ट बाद ही, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद जो मेजर टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अलग अलग, जैसे कि ट्रेंड में क्या क्या पढ़ते हैं हम, कौन कौन से ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और एटॉमिक साइज का मतलब है रेडाई, एटॉमिक रेडाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेटेलिक कई सारे बेसिस है जिनके बेसिस पढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हाँ एंथैल्पी पढ़ते हैं, एक दो हम कुछ एक एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। एंथैल्पी का क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये न्यू है, इसको मैं कराऊंगा अच्छे से आराम से डिटेल में, आई बात समझे। और भी कई टॉपिक्स हैं उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलो और डिस्कस करते हैं। डोवेनियर ट्रायल्स क्या होता है बताओ भाई। डोवेनियर ने एटम्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया सबसे पहले। बिल्कुल उसके एवरेज जो वेट होगा उसका होगा, लेकिन उससे पीछे क्या लॉ है, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए, लेटस से इन्होंने एटम्स लिए ABC, डोवेनियर को डिस्कस कर रहे हैं हम। इन्होंने एटम लिए ABC और इनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया ना, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जब इसका मास 10 है और इसका मास क्या है 30 है, उन्होंने नोटिस किया कि हर हमेशा मुझे उनको ऐसा नोटिस हुआ कि मान लो ABCDEF, उन्होंने ये नोटिस किया कि जब मैं 3 मॉलिक्यूल में देखता हूँ ना, 3 एटम में सॉरी, जब मैं 3 एटम में देखता हूँ उनको क्या मिला कि इसका मास भी 10 है और इसका मास क्या है 30 है। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो B का मास था ना वो A और C के मास का एवरेज था, मतलब कि हर बार उन्हें ऐसे क्या मिले, 3-3 के ट्राइड मिले, 3-3 के क्या मिले, टुकड़े मिले, ट्राइड मिले। ये 3-3 के जो ट्राइड थे, टुकड़े थे, 3-3 के जो ट्राइड थे, ये टुकड़े थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये इनको ट्राइड क्यों कहा, उन्होंने ट्राइड इनको इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई जो बीच वाला आइटम है ना, मिडिल आइटम जो है, वो मिडिल आइटम का जो एवरेज मास है, जो इसका जो मास है वो एवरेज है इससे पहले और इसके बाद वाले का, इससे पहले और इसके बाद वाले के मास का एवरेज है, ठीक है। तो इसका मास क्या होना चाहिए, 10 + 20 / 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। तो इसका मास क्या होना चाहिए 15। तो इस तरह के इनको ट्रेंड्स मिले, इस तरह के क्या मिले, उनको ट्रेंड मिले, और उनको इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, ट्राइड कह दिया। हाँ 20 क्यों हो गया, अच्छा 40, यस, यहाँ 30 था ना, 40, तो ये 20, ठीक है, आई बात समझ में। तो मिडिल एटम का जो मास था वो क्या था, इससे प्रीसीड और प्रीसाइड, इससे पहले वाले और इसके बाद वाले मासेस का क्या था, एवरेज था, ठीक है, आई बात समझ में। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भी नोट करो, इन्होंने क्या करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। क्या अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा था, और साथ ही साथ इनको क्या मिले थे, फिर ट्राइड्स मिले थे। क्या मिले थे इनको, ट्राइड्स मिले थे। और ट्राइड्स का मतलब क्या है कि मिडल एटम, ट्राइड्स का मतलब क्या है कि मिडल एटम का जो मास है इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट एटम मास, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, इसको नोट कुछ नहीं करना यार। ड्रॉबैक्स क्या थे, सबसे पहले बेनिफिट क्या थे, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन उस टाइम पे मिला ही नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन था ही नहीं, कोई सोचा ही नहीं कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता था। काम उन्होंने किया और फाइनली एक लॉ लेके आए कि देखो यार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया,
तो ऐसा किया तो बहुत सारे ट्राइड मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही ट्राइड फाइंड आउट कर पाए थे। कितने ट्राइड फाइंड आउट कर पाए थे? सिर्फ 3। और वो 3 कौन से हैं ट्राइड? देखो तुम्हारे पास बुक के अंदर ये टेबल दिख रही है, टेबल 3.1, टेबल 3.1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ही ट्राइड मिले। क्या ट्राइड मिले इसमें कि भाई लिथियम का और पोटेशियम का मास यदि प्लस कर दे तो वो 23 आ रहा है, जो कि सोडियम का मास है। ऐसे ऐसे सिर्फ 3 ही ट्राइड मिले। अब 3 ट्राइड मिले तो यही तो ड्रॉबैक है, यदि आपका लॉ यूनिवर्सल है, यू मस्ट हैव फाइंड लॉट मेनी ट्राइड्स, बट ही गॉट टू नो ओनली 3 ट्राइड्स, दैट इज द ड्रॉबैक, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, है ना। क्या ड्रॉबैक है इसका? नेगेटिव क्या है? ओनली 3 ट्राइड्स वर फाउंडेड। हाँ बोलो, क्या बोला? डिस्कवरी, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी है। हाँ, एक कई चीज़ें हैं इसमें। देखो ड्रॉबैक्स में क्या है ना कि पहली बात तो इन्होंने लॉ दिया, लॉ एक्सेप्ट हो गया, लॉ एक्सेप्ट होने के बाद तो इनको 3 ट्राइड मिले, क्योंकि उस समय 20 ही एटम ही थे मेरे ख्याल से। ओवरऑल जो एटम में नोन थे उसमें 20 एटम्स नोन थे, और 20 एटम्स में से सिर्फ उन्होंने 3 ही ट्राइड फाइंड आउट किया। अब इनकी गलती ये है कि एक तो पहली बार इनका लॉ यूनिवर्सल नहीं, वो इन्हीं को नहीं पता, और उसके बाद और ट्राइड फाइंड आउट नहीं कर पाए। क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाए? क्योंकि और मॉलिक्यूल्स थे नहीं, लेकिन और मॉलिक्यूल आ भी गए तो ट्राइड ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ट्राइड फॉलो ही नहीं करेगा, तो सारे मॉलिक्यूल ट्राइड में बैठेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से आपने क्या बोलते हैं कि बस 20 ही ट्राइड माने, यानी कि 60 ही एटम को अरेंज कर पाए, 40 का क्या करोगे? यूनिवर्सल नहीं है ना। ट्राइड आपने 3 बना दिए, तो मतलब कि 3 ट्राइड में 9 ही मॉलिक्यूल बिठा पाए हो, 11 मॉलिक्यूल का 11 एटम का क्या करोगे? 11 एटम का तो आपको पता होना चाहिए, आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया, इट इज नॉट यूनिवर्सल। अभी यूनिवर्सल नहीं है, ओनली 3 ट्राइड्स वर फाउंडेड, ठीक है, आई बात समझ में। बाकी क्या हो गए? नेगलेक्ट हो गए। तो ये तो इनका वो था, एक तरह का लॉ बोलो या प्रिंसिपल बोलो, ये क्या था? प्रिंसिपल, और ये क्या था इसका? हाँ, ये पूरा प्रिंसिपल ही मान लो, और ये इनका ड्रॉबैक था। और इनका जो मेजर यदि बेनिफिट बोले या इसका क्या बोले, अचीवमेंट बोले, अचीवमेंट ये था कि जब कोई सा भी अरेंजमेंट नहीं था वर्ल्ड में, तो इन्होंने एक अरेंजमेंट लेके आए, भले ही गलत लेकिन लेके तो आए, आगे साइंटिस्ट के लिए डिस्कवरी के लिए डोर तो ओपन हुआ, ठीक है। तो इसको यार देखो रफली नोट करना चाहते कर लो। ट्राइड की बात करें तो तुम्हें अभी देखा ही था, लिथियम, सोडियम, फॉस्फोरस, एक ये ट्राइड है, कैल्शियम, और एक और ट्राइड कौन सा है? देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको यही 3 ही ट्राइड मिले, है ना, इनको सिर्फ ये 3 ही ट्राइड मिले थे। एग्जाम्पल है इसका, तो रफली इसको नोट कर लो यार, इससे ऊपर मत करो कुछ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो बताओ मुझे क्या क्या जानते हो तुम इसके बारे में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में जो भी जानते हो बताओ। हाँ, न्यूलैंड ने सबसे पहले बताओ कि क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था, अरेंज कैसे किया था मॉलिक्यूल्स को, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं यार, एटम्स को उन्होंने कैसे अरेंज किया था? एटम्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने क्या करा था? अरेंज करा था सबसे पहली बात तो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था ना, अरेंज करते जा रहे हैं सबको, देखो ऐसे अरेंज क्या करते जा रहे हैं इस तरह से, या देखो अरेंज करने के कई तरीके हो जाते हैं, न्यूमरस वेज टू अरेंज। अब कोई ऐसे अरेंज करे, कोई उसको ऐसे, फिर ऐसे अरेंज करे, या ऐसे फिर ऐसे अरेंज करे, है ना। अब यहाँ पे कितने नंबर तक रखूँ, फिर मैं यहाँ से रिपीट करूँ, दैट टू बी डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट, सो दैट ही कैन ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी मिले, उसके लिए तो उसी को डिसाइड करना है। लेकिन न्यूलैंड भाई साहब ने क्या किया? न्यूलैंड भाई साहब क्या कर रहे हैं? न्यूलैंड ने किया क्या? न्यूलैंड ने कुछ नहीं किया यार, जितने एटम थे उन सबको एटॉमिक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, एटॉमिक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मास का, उसमें उन्होंने अरेंज कर दिया। मोलर मास बोलो या तो इसको, तो एटॉमिक मास बोलो, बिल्कुल सही। कैसे आया कि अरेंज करा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने ये देखा कि यार इसकी जो फिजिकल और इसकी जो केमिकल
सेम आ गए यार 8 के। व्हाट इज दिस? ये क्या जादू है? ये जादू का क्या है? जादू ये है, हमको ट्रेंड मिल गया। इट इज अ ट्रेंड दैट द एवरी फर्स्ट एलिमेंट विल शो द सेम प्रॉपर्टी विद द 8th एलिमेंट, दैट मीन सेकंड विल शो द सेम प्रॉपर्टी विद द 9th एंड सो ऑन। समझे कुछ बात को? फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। यही तो न्यूटन का लॉ है। ऑक्टेव, इसका लॉ है ये ऑक्टेव, 8 का नियम है ना, 8 का रूल। 8 का रूल ये है कि 8th एलिमेंट हमेशा प्रॉपर्टी सेम शो करेगा। 2 का 9वां, 3 का 10वां, पहले का 8वां। ठीक है, आएगा समझ में? और ये कॉन्सेप्ट इनको कहाँ से मिला था? ऐसे कैसे, मतलब कभी सपने उपने में आए? सपने में नहीं, म्यूजिक सुनते थे। ठीक है ना, म्यूजिक सुनते थे। कि हमारे यहाँ देखोगे तो क्या है, हमारे यहाँ जो 7 स्वर है क्या है? सा रे गा मा पा धा और नी, फिर सा जाता है। इसका मेरा पूरा नाम है, इनके पूरे नाम है, फर्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं सिर्फ। तो तुम देखोगे तो जब तुम इसको पढ़ते हो तो क्या कैसे पढ़ते हो? जब स्वर पढ़ते हो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है ना, और इन्हीं से मिलके क्या बनता है फिर और स्वर बनते हैं, है ना? आई बस समझे? तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट हमेशा किसके सेम हो रहा है? 8 के। देखो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8 है। तो फर्स्ट और 8 क्या होगा? हमेशा सेम होगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो सेकंड 10th के सेम होगा। आई बस समझ में? बट वो इंडियन तो थे नहीं ना, सारे गाँव थोड़ी पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ते थे? डो रे मा फा सा, डो रे मा फा सा ली ने। ये था उनका जो उधर का म्यूजिक है ना, फॉरेन का जो म्यूजिक है, उनके में ऐसे कुछ था। उनके में कुछ ऐसे वर्ड थे, डो रे मा फा सी, मुझे याद नहीं है, ऐसे करके उनके वर्ड्स थे। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये आया कि क्या हो सकता है ऐसा कि अपने एलिमेंट, एक एलिमेंट कोई अपने आप को रिपीट करता हो प्रॉपर्टी किस कोई और एलिमेंट, मतलब कोई और एलिमेंट है जो कि उस वाले एलिमेंट के जैसा प्रॉपर्टी शेप करता हो। हाँ, कोई है क्या ऐसा? मिल गया इनको, ऐसा मिल गया। ठीक है, आई बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अब इसमें कमी क्या रह गई? कमी क्या रह गई बताओ, बोलो भाई। हाँ, उस समय पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में किया, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे थी? 8th से सेम थी, इसलिए इन्होंने ऑक्टेव कह दिया। बेनिफिट क्या है? प्लस पॉइंट क्या है इनका? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि he had given improved arrangement than Governium अरेंजमेंट, है ना? इन्होंने बेटर अरेंजमेंट दिया। सेकंड क्या था? कि नियरली सेटिस्फाइंग था। क्या था? नियरली सेटिस्फाइंग था कि यार ऐसा नहीं था कि 10-5 ही आ पा रहे थे। उस समय जितने नोन थे 35 नोन थे आई थिंक, तो 35 में से इन्होंने कितनों का अरेंज कर दिया? देखो 8, 8, 16, 18 दिखा रखा है इसमें। 56 नोन थे, तो 18 या 19 को, 8, 8, 16 तो 18 को इन्होंने अरेंज कर दिया। कितनों अरेंज कर दिया इन्होंने? 18 को। यूनिवर्सल नहीं था तभी तो नए लॉ की जरूरत पड़ी, है ना? तो इन्होंने नियरली सेटिस्फाइंग लॉ दिया। नेगेटिव क्या था? नेगेटिव यही था कि नॉट इनकम्पासिंग ऑल, यूनिवर्सल लॉ नहीं था ये। क्या था ये? यूनिवर्सल लॉ नहीं था, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। इसको नोट मत करना, नीलों में कुछ खास नोट करने लायक है नहीं। इसको नोट मत करना, लॉ तो कुछ आता है नहीं, आएगा तो तुम वैसे लिख लोगे। इसको नोट मत करो, उसको बाकी मैनली से तो नोट करना ही है। बाकी नोट तो ये रफली कर सकते हो, एज सच पेपर में आने की उम्मीद मत रखो इसे कुछ भी। ये हमारे नॉलेज के लिए, ताकि हम चैप्टर में उतर सकें। ठीक है, अच्छा, तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं था, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, है ना? यूनिवर्सल लॉ नहीं था ये। और भी कई ड्रॉबैक है, उतना में डिटेल जाने की जरूरत है नहीं, तो रफली इसको नोट कर लो। इस टॉपिक की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल यदि हम बात करें तो मेंडलीव के कंटेम्पररी थे, मेंडलीव के कंटेम्पररी थे सर लोथर मेयर। बेटा तो लोथर मेयर का भी रोल है यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ, कंटेम्पररी मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के एक ही टाइम में थे। जैसे कि मैं आज केमिस्ट्री यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आज केमिस्ट्री और भी तो लोग पढ़ा रहे होंगे, मतलब कि मैं पूरे साल पढ़ा हूँ, पूरे साल में तो कईयों ने पढ़ाया। तो ये कंटेम्पररी बोलते हैं, मतलब कि एक ही टाइम फेज में, एक ही टाइम फ्रेम में हो। मतलब कि मैं अभी जिंदा हूँ 2020 में, और भी तो लोग जिंदा हैं 2020 में, तो हम एक कंटेम्पररी है उसमें। कंटेम्पररी मतलब यही होता है कि जो आसपास होता है। ठीक है, आई बस में। अभी तुम्हें बताओ, मैं क्या बताऊँ? नहीं, मैं बता दूँ तुम्हें कि मेंडलीव और लोथर मेयर
मैंडलीव और लोथर मेयर एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। लोथर मेयर ने क्या करा था, लोथर मेयर ने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट के साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया और इससे पीरियोडिक टेबल बनाया। और जो पीरियोडिक टेबल इन्हें मिला, ये नहीं पढ़ा होगा, इन्हें जो पीरियोडिक टेबल मिला उसमें भी इनको पीरियोडिसिटी फाइंड आउट हुई थी, उनमें भी इनको पीरियोडिसिटी फाइंड आउट हुई थी, लेकिन इन्होंने ये पब्लिश नहीं किया था, ठीक। अब आ जाओ मैंडलीव पे। मैंडलीव भाई साहब की बात करते हैं रफली, क्या हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा, एटॉमिक मास, और इन्होंने क्या देखा, साथ ही साथ इन्होंने पढ़ा ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्राइड्स, व्हाट इज ऑक्साइड्स, कि भाई जो ये एटम है ना, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये जो एटम है ना, ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन से जो जैसे रिएक्ट करता है ना, और जो फॉर्मूला बनाता है, रिएक्ट करेगा तो कोई फॉर्मूला तो बनेगा कंपाउंड का, दैट ही कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब पता होगा तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि भाई जितने मॉलिक्यूल्स थे उस समय पे, जितने भी एटम्स थे, उन सब के प्रॉपर्टी, उन सब के एटॉमिक मास को, उन सब के ऑक्साइड्स के फॉर्मूले को, उन सब के हाइड्राइड के फॉर्मूले को, उनके सिंबल को लिखा। एटॉमिक क्या लिखा इन्होंने, उनका सिंबल लिखा। क्या लिखा, मैं इसको एक बड़ा बना के दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या किया, उसका सिंबल लिखा। क्या लिखा, सिंबल लिखा, एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा, ठीक है ना। और साथ में क्या लिखा, ऑक्साइड लिखे उसके कि ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, और साथ में क्या लिखा, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, साथ में क्या लिखा, हाइड्राइड। सबका लिख के इस तरह से उन्होंने क्या करा, दीवार में चिपका दिया। हर एक की स्टडी की प्रॉपर्टीज, और हर एक की प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद, वीडियो ब्लर आ रही है, अरे ऐसे कैसे, अभी कैसी आ रही है, अब ठीक है ना। चलो ये समझ आ रहा है। उन्होंने हर एक एटम का सिंबल, मतलब कि उसका क्या साइन है, उसका क्या मास है, उसका क्या एटॉमिक नंबर है, उसका क्या ऑक्साइड बना, उसका क्या हाइड्राइड बना, लिख के दीवार पे चिपका दिया सबको, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ कैसे कोई पागल हो सकता है। सबको दीवार में चिपका दिया और देखा कि ये ऑक्साइड का फॉर्मूला और कहाँ है, यहाँ है, लाओ इसको, और कहाँ है, यहाँ है, ले आओ उसको, ले आओ। सबको ऑक्साइड, सबका हाइड्राइड एक जैसा बने। इसका ऑक्साइड ऐसा बनता है सेम फॉर्मूला, उनके हाइड्राइड भी सेम ही बने। हाँ, वेरिएशन आ सकते हैं। एक हाइड्राइड मान लो, एक कंपाउंड बना NaH, सोडियम हाइड्राइड, ये हो सकता है Na2H2 भी बन जाए, है ना, बट फॉर्मूला तो सेम ही हुआ ना, बेसिक फॉर्मूला। ऐसे उन्होंने सबको अरेंज किया, फिर उसको उन्होंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को अरेंज करने लग गए ना, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास कुछ ग्रुप्स बने। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि उनके पास कुछ ग्रुप्स बने। क्या बने, उनके पास कुछ ग्रुप्स बने, ठीक है। क्या बन रहे हैं, कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, फिर उनका कुछ पीरियड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, और कुछ क्या बन रहे हैं, पीरियड्स बोल रहे हैं। आएगा समझ में। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल बोलते हैं ना इसको, वर्टिकल को उन्होंने ग्रुप्स बोला, वर्टिकल उन्होंने क्या बोला, ग्रुप्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल है, इनको क्या बोला उन्होंने, पीरियड्स बोले। तो एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड प्रॉपर्टीज, बट पीरियड और कॉलम, मतलब कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में, या कॉलम्स में या ग्रुप्स में। आई बस में कोई दिक्कत परेशानी, हाँ। और इस तरह से जो हमें टेबल मिला फाइनली, तो इसी को क्या बोला था, मेंडलीव्स टेबल। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकॉग्नाइज्ड, हाईली वैलिड पीरियोडिक टेबल। उस समय का सबसे रिकॉग्नाइज्ड टेबल था। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल अरेंज कर दिया, सबको ही अरेंज कर दिया, ठीक है। और अरेंज जब कर दिया और साइंटिफिक है, हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा कहो कि एलिमेंट हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। सब देखो, इस ग्रुप में देखेंगे सबके ऑक्साइड सेम है, सबके क्या है, हाइड्राइड सेम है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अभी बात कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ पे जो 9वां है ना, इन सब की प्रॉपर्टी यहाँ पे मान लो कि क्या होगा, 8 पढ़ रहे हैं ना, तो 9 1 10 17, मान लो यहाँ की जब 17वां होगा, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। और इन्होंने अरेंज ऐसे किया कि ग्रुप मिले और कॉलम मिले। आएगा सर में
ऐसा नहीं हो कि लाइन लगाते चले गए, नहीं। अब उन्होंने देखा कि यार इसका प्रॉफिट तो इसके साथ सेम है, लेआउट का लेआउट, और जब यहाँ लेके आए ना देखा अरे इसका तो ऑक्साइड भी सेम है, इसका तो हाइड्राइड भी सेम है, वाई बार अरेंज हो गया ना मामला, ठीक है ना। बट इसको करने में पूरी ज़िंदगी निकल गई, इस चीज़ को करने में पूरी ज़िंदगी निकल गई। एक ही एलिमेंट को कई बार रिएक्ट कराया। और ये ऑर्डर देखो, ये पजल गेम है ना, ये क्या था, पजल गेम था ना। देखो मुझे पता है कि एटॉमिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग मास में अरेंज करना है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन यार कैसा बनेगा, एटॉमिक ए भी डायग्राम बन सकता है, ऐसे ऐसे भी लाइनें हो सकती है, ऐसे ऐसे भी लाइनें हो सकती है, क्या ऑर्डर होगा, यही तो दिक्कत है। जो ये ऑर्डर सब फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, इन्होंने ये फाइंड आउट किया, इन्होंने इस तरह का टेबल पहली बार दिया, इस तरह का टेबल किसी ने नहीं दिया था, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा पॉजिटिव्स के बारे में बात करो, इसके मैं भी इसको लिखवा दूंगा, देखो फटाफट से इसको नोट कर लेना। पॉजिटिव्स के बारे में बात करो, इसको इनके क्या बेनिफिट्स थे, इनके क्या अचीवमेंट्स हैं इनके लॉ के, जितने थे सबको अरेंज कर दिया। पॉजिटिव्स के बारे में बात करो, क्या क्या बेनिफिट थे। अचीवमेंट्स के बारे में बात करो, ये क्या क्या इन्होंने अच्छे काम किए इन्होंने, बताओ भाई। अरे वही है यार, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इन्होंने कई क्या स्पेसेस छोड़ दिए, यहाँ पे कुछ अरेंज ही नहीं किया, यहाँ पे अरेंज कर दिया, है ना। स्पेस छोड़े थे इन्होंने, कुछ क्या छोड़े थे, स्पेस। अचीवमेंट यही तो है, इन्होंने कुछ एक स्पेसेस छोड़े थे, है ना। ये स्पेसेस क्यों छोड़े थे कि फ्यूचर एलिमेंट होंगे, जब फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवरी होगी ना वो यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यार देखो इसका मास है 30, इसका मास है 80, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आ सके, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यार। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 80 को यहाँ जबरदस्ती बिठा दिया, नहीं, इन्होंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया, कहा कि 80 तो वहीं खुश रहे, यहाँ कुछ तो एलिमेंट आएगा, कुछ तो आएगा, आप रहने दो। और इसका जो भी नाम था, सपोज कर क्या नाम था, आर, तो यहाँ पे लिख दिया एका आर, क्या लिख दिया, एका आर। एका मतलब संस्कृत वर्ड है, एका मतलब होता प्रियोर, पहले का, यानी कि आर से पहले जो आएगा, एका आर लिखते हैं, हाँ संस्कृत वर्ड है, एका एका ये वर्ड है, संस्कृत वर्ड नहीं लिखा, इंग्लिश में था, ये वर्ड संस्कृत है, लेकिन उठाया संस्कृत से, ठीक है। आई बात समझ में, ये इतना ठीक है। एका करके उन्होंने क्या करा, स्पेसेस छोड़ दिए फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए। और सेकंड कैटेगरी बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, बोलो भाई क्या दिए इन्होंने, ग्रुप्स एंड पीरियड्स दिए, ग्रुप्स एंड पीरियड्स दिए ना, ठीक है। और बताओ और क्या बेनिफिट था, और कोई अचीवमेंट बताओ इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सिंक्रोनाइज हो गए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करा इन्होंने, इनकाउंटर किया, मतलब कि इनको ध्यान रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का ध्यान रखा, मैंने बताया ना ऑक्साइड वगैरह का ध्यान रखा, ऑक्साइड क्या है और हाइड्राइड क्या है इनका, वो सब इन्होंने ध्यान रखा, ठीक है। आई बात समझ में आई। अच्छा नेगेटिव की बात करो, इनके नेगेटिव्स के बारे में बात करो, बताओ। हाँ प्रिंसिपली क्या था, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, लेकिन उन्होंने उसको कहीं कहीं पे क्या करा, हैवियर जो मॉलिक्यूल्स थे उनको पहले रख दिया और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स थे उनको बाद में रखा, मतलब कि ऑर्डर होना क्या चाहिए 10 20 30, उन्होंने 30 को पहले रख दिया, 20 को बाद में रख दिया, क्यों, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ है ऑक्साइड की और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाए, है ना। भाई आप लॉ ऑफ प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हो कि द पीरियोडिक फंक्शन इज, पीरियोडिसिटी आएगी व्हेन एटॉमिक एटम्स विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, कर देता है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं कहीं, ऐसा क्यों कर रहा है, ये इनका ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक बोलते हैं आइसोबार आइसोटॉप के लिए जगह नहीं थी, अब भाई उस समय डिस्कवरी नहीं हुए थे, ठीक है ना, कहाँ से होगा, तो आइसोबार आइसोटॉप। तीसरा क्या था, हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं है। थर्ड ड्रॉबैक क्या था, हाइड्रोजन को इन्होंने कोई प्लेस ही नहीं दिया इसमें, ठीक है, और वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की कोई पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, डिसाइड नहीं हुई कि कौन से ग्रुप पे रखें उसको, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सारी शो कर देता है कई बार, एनामलस प्रॉपर्टी है, उसका अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, तो ये इनके ड्रॉबैक्स हैं। इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं, हेडिंग डाल दो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर हम लॉ लिख लेते हैं, सबसे पहले इनका लॉ लिख के इनके कुछ पॉजिटिव्स लिख लेते हैं, इनके कुछ नेगेटिव्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर हेडिंग डालो, लिखे लिखे वर्ग का नोट करो, लॉ लिखो इनका, लॉ लिखो
the properties of the elements are a periodic function. The properties of the elements are periodic function of their atomic weights. Next line में लिखो achievements. He had arranged atoms in groups and periods. वैसे बुक में ग्रुप एंड पीरियड का बात नहीं करा गया, उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो वैसे लिख सकते हो ही हैड अरेंज्ड एटम्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन. ये भी लिख सकते हो चाहो तो. ही हैड अरेंज्ड एटम्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन. Number two, he had given the space for elements to be discovered in future. And used prefix eka with element name with known element लिखो, with known KNOW with known element, मतलब कि known element के आगे एका लगा दिया जो फ्यूचर में ढूंढे जाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखो इसका, एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम. ठीक है, और बाद में क्या मिलेगी, एका एल्यूमिनियम क्या बना, गैलियम, और एका सिलिकॉन क्या बना, जर्मेनियम. एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, जो एका एल्यूमिनियम था ना वो बाद में क्या बन गया, गैलियम, और एका सिलिकॉन क्या बन गया, जर्मेनियम. ठीक है, ये इन्हीं के बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं. ड्रॉबैक्स फर्स्ट, he had sometime arranged atoms in a manner that low atomic mass prior to low atomic mass after low atomic mass element after higher atomic mass element. ठीक है, समझ में आया कि कभी कभी हैवी मॉलिक्यूल्स को उन्होंने पहले रख दिया और लाइटर को बाद में रखा, उल्टा कर दिया. एग्जांपल्स क्या है इसके, ग्रुप 6 में देखो टेल्यूरियम 127.6 है और आयोडीन 126.9 है. इन्होंने हैवियर मॉलिक्यूल को पहले रख दिया. टेल्यूरियम को देखो, दिख रहा है तुम्हें. ग्रुप नंबर 6 में देखो, ये रहा. ग्रुप नंबर 6 में देखो टेल्यूरियम क्या है, हैवियर है, कितना है 127.6, और जो तुम्हारा आयोडीन है वो कितना है 126.9. उन्होंने क्यों किया ऐसा, ताकि ना जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहे. उनका तो मेजर इंटेंशन उनका इस पर था, तो उन्होंने एटॉमिक मास के लॉ को वायलेट कर दिया. ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो यही, टेल्यूरियम प्लेस्ड प्रायोर टू आयोडीन, और दोनों के मास ब्रैकेट में लिख लेना. टेल्यूरियम मास लिखो ब्रैकेट में, प्लेस्ड प्रायोर टू आयोडीन मास लिख लेना, एटॉमिक मास उसका. ठीक है, और आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स नॉट डिस्कस्ड. ग्रामेटिकली करेक्ट कर लेना खुद ही. आइसोटॉप्स और आइसोबार्स नॉट डिस्कस्ड या हैड नॉट टेकन एनी काउंटर ऑफ इट. उसके बाद लास्ट एक और लिख लो. लास्ट क्या है, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन का कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये दो ड्रॉबैक्स नोट कर लो। ड्रॉबैक्स नोट करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किन्होंने दिया? सर हेनरी मोज़ले। किन्होंने दिया? सर हेनरी मोज़ले। सर हेनरी मोज़ले ने क्या दिया? ऐसा उन्होंने, देखो ये जो आया कब, ये पीरियोडिक टेबल आया ही क्यों? मैंडलीव तो हमेशा रहता ना, मैंडलीव तो इतना फ्यूचरिस्टिक था तो रहता हमेशा, लेकिन मैंडलीव में तो ड्रॉबैक थे तो कभी तो जाना ही था। और ये कब गए? जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ना, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हमें न्यूअर वेज, न्यूअर मेथड मिलते हैं एटम को और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एटॉमिक, जब इन्होंने एटॉमिक मास, सर हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक मास वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी करा, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रियलिटी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब उन्होंने वेरिएशन था रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो मास को देखा फ्रीक्वेंसी के साथ, न्यूमरम को देखा फ्रीक्वेंसी के साथ। जो सबसे कांस्टेंट ग्राफ आया ना, मतलब कि ये था, ये क्या, किसने क्या दिया? कांस्टेंट ग्राफ या कांस्टेंट वैल्यूज दिए, तभी तो ग्राफ भी कांस्टेंट हुआ। इसने क्या दिए? कांस्टेंट वैल्यूज दिए। ये कांस्टेंट वैल्यूज दिया, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है ना वो एटॉमिक नंबर, ज़्यादा फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। क्यों? एटॉमिक मास में फ्लक्चुएशंस थे, उसके ग्राफ में क्या थे? अप्स एंड डाउन्स थे। लेकिन जो एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी के रूट का कर रहे हैं किसी एक एटम का, तो वो हमेशा क्या दे रहा है? कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। इसको बेस बनाकर सर हेनरी मोज़ले ने लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कहा कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक फंक्शन में होते हैं किसके? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट द मास बट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पीरियोडिसिटी में मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा? पीरियोडिसिटी। बट यार लॉ देने से कुछ नहीं होता, अरेंज भी तो करना होता है। तो फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद जो फाइनल जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं कुछ हमें ऐसा दिखता है। ये सारा इंक्रीज जो है ना, ये जो सारा लेटेस्ट होगा, ये लेटेस्ट है, ये सबसे लेटेस्ट है, उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। एक ही ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं है। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। और जो इसके अंदर जो वर्टिकल है इसको ग्रुप्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अरेंज होता है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, है ना। कितने ग्रुप है? ये क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ये ग्रुप। टोटल ग्रुप कितने हैं? 17। कितने ग्रुप हैं? 17। पीरियड्स कितने हैं? फिलहाल हमारे पास मेरे ख्याल से 12 हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल में पीरियड्स कितने हैं? देखो, यस एग्जैक्टली 7 है, 7, 12 नहीं है, 7। हमारे पास जो टेबल है टोटल कितने हैं? सॉरी, जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं? 18 ग्रुप्स, सॉरी 18 ग्रुप्स हैं, सॉरी 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास और 7 पीरियड्स हैं। 7 क्या हमारे पास? पीरियड्स हैं, ठीक है। आए बात करते हैं, ये तो है ही रीज़न, उनके टाइम में पता ही नहीं था नोबेल गैस में छोड़ना। हाँ, ड्रॉबैक्स नहीं, उसके ऊपर ड्रॉबैक नहीं बोला गया। अच्छा देखो, तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, आई बात समझ में। और जो शेप है कुछ ऐसा हमें दिखता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शेप ऐसा दिखता है। तो शेप ऐसे कोई ख्याल में नहीं आया, अरेंज किया गया, इस तरह से अरेंज किया गया है कि इसके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो, इसके सारे प्रॉपर्टी इसके सेम हो, है ना। और भी बड़ी खास बातें हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में इसको करेंगे। पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करेंगे जब पीरियोडिसिटी देखेंगे ना, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तब करेंगे डिटेल में। बड़ी बहुत ही साइंटिफिक टेबल है, इतना साइंटिफिक है कि यू ट्रूली बिलीव के भैया क्या बना दिया ऐसा हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले को जिंदगी लगा दी, लेकिन क्या बनाया है ना। इतना अभी लेटेस्ट है कि कुछ भी आइटम आ जाए नया, उसको बस यहाँ बिठा दिया जाएगा और वो अपने आप प्रॉपर्टी सेम है, कोई दोहराई कुछ करना ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 115 एटॉमिक नंबर का एक स्पीशीज़ है, 116 हमें मिल गया, यहाँ रखो, और ये बाकियों के साथ प्रॉपर्टी सेम करेगा ही करेगा, अपने ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी सेम करेगा ही करेगा, कोई चांस नहीं है प्रॉपर्टी सेम ना करेगा। आई बात में, ये ऐसा क्यों इतना अमेजिंगली टेबल बनाई है, इसके पीछे रीजंस हैं, ट्रेंड में डिस्कस करेंगे हम इसको, ठीक है। फिलहाल इसका लॉ लिखो, क्या लिखो? इसका लॉ लिखो। लॉ लिखने के बाद एक छोटा सा सब ऐड करना है, बस फिर हम क्लास एंड करेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।